हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपने आगे के लेक्चर प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर में देखा था कि कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग द रेशियोज। आज हमें देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमें एक एग्जांपल देखना है। एग्जांपल मतलब इस तरह से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। देखो, कंसिडर करो कि अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है। डायमीटर मतलब ऐसी कि वो लाइन इस सेंटर में से पास होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो क्या करती है कि सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन अब डायमीटर है। देखो, अब हमें एक एग्जांपल इस तरह से देखना है कि ये डायमीटर क्या कर रहा है, इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स मतलब ये आधा पार्ट इधर का आधा पार्ट इधर का। ओके, अब ये डायमीटर तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डायमीटर्स, नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड नीचे लिखेंगे हम नंबर ऑफ पार्ट्स, और डिवीजन भी बोल सकते हैं आप इसे। देखो, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने ड्रॉ किए हमने यहाँ पे, सिर्फ ओनली 1, और पार्ट्स कितने हो गए। फिर देखो, ये 1 पार्ट है तो उसके क्या हो रहे हैं, 2 पार्ट्स हो रहे हैं, बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्ट्स, बराबर है। अब सेम उसी तरह से सर्कल वही है, सर्कल हमें चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सेम सर्कल है। सिर्फ अब क्या करने हैं आप लोगों को, एक डायमीटर के बजाय आपको कितने डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं, 2 डायमीटर्स आपने ड्रॉ कर लिए। सर्कल वही है, सेम साइजेस वगैरह कुछ चेंज, 2 सर्कल से, बराबर है। अब 2 सर्कल से मतलब देखो, सर्कल सेकंड में क्या किया हमने, 2 डायमीटर्स जब ड्रॉ कर लिए तो देखो नंबर ऑफ डायमीटर्स क्या है, 2। अब नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हो रहे हैं आपके पास, 4 डिविजन्स हो रहे हैं, बराबर है। मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, देखो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड नंबर ऑफ पार्ट्स। अब सेम उसी तरह से अगर आपने और एक ले लिया, कंसिडर करो आप 3 भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अगर डायमीटर्स ले लिया आपने तो 3, देखो 1 2 3 डायमीटर्स ले ली। अब अगर डायमीटर्स आप लोगों ने 3 ले ली, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं 3, और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो रहे हैं आपके पास, फिर देखो एक बार चेक करो कितने हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, इफ द वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि नंबर ऑफ डायमीटर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं उसको 1 2 3, सेम उसी तरह से नंबर ऑफ पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, बराबर है। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी अगर डायरेक्ट इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी डायरेक्ट इंक्रीज होगी, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बराबर। ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेम उसी तरह से अब ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं हम, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि अब मुझे आप भी बोल सकते हो, समझो हमने नंबर ऑफ डायमीटर्स ले लिए 9, नंबर ऑफ डायमीटर्स किस तरह से ले लिया आपने, 9 ले लिए। तो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, देखो फर्स्ट आप इसका ले लेंगे 1/2, इतने आपके पास ये थे 1/2, 1 अगर डायमीटर ले लिया तो 2 पार्ट्स हो रहे थे, तो इसका मतलब होता है अब आपको कितने डायमीटर्स लेने हैं, 9, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स आप ले लेंगे x मतलब कौन सा भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। फिर ये यहाँ पे जो कौन सा भी अल्फाबेट A B C अप टू डैश डैश Z तक, अब x, बराबर है। अब आपको ऐसे थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 9 आ सकता है, तो फिर 2 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करो। इफ वी मल्टीप्लाई 1 बाय 9 देन वी ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 9, 2 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आया, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 18, तो इसका मतलब जब आप 9 डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे तब पार्ट्स कितने मिल जाएंगे आपको, 18। यही क्वेश्चंस आपको आगे के एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं, बराबर है। इसी तरह समझो आप कितने भी ले लो, ये 1/2 तो जैसे वैसे रहेगा। अब आप आगे का बोलो मुझे कितने डायमीटर्स लेने, समझो आप कंसिडर करो कि मैंने 7 डायमीटर्स ले लिए, तो नीचे का क्या है x, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, बराबर है। 1 7 7, सेम लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 2 7 14, तो पार्ट्स कितने हो जाएंगे 7।
You understand? The direct proportion means one quantity increases मतलब बढ़ाना, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके अपोजिट वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अब आपके बुक में एक और एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रंस और नोटबुक्स। एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे चिल्ड्रंस है और उनको कुछ नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बराबर है। अब 15 स्टूडेंट चिल्ड्रंस जो थे, मतलब स्टूडेंट्स आपकी तरह ही होंगे, 15 स्टूडेंट्स को उन्होंने 90 नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 12 स्टूडेंट को 72 डिस्ट्रीब्यूट किए, 10 स्टूडेंट को 60 और 5 स्टूडेंट को 30। अब यहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो सेकेंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। नाउ हियर वन क्वांटिटी डिक्रीजेस देन सेकेंड क्वांटिटी इज आल्सो डिक्रीजेस, बराबर। अब एक क्वांटिटी जैसे पहले एग्जांपल में इंक्रीज मतलब बढ़ रही थी तो सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन इस एग्जांपल में ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ बढ़ना है मतलब ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे देखो, जैसे अब देखो यहाँ पे 15 का 12 हो गए स्टूडेंट्स, तो आपके 90 नोटबुक्स भी 72 हो गई, 12 स्टूडेंट की 10 स्टूडेंट हो गए तो ये भी 60 हो गए। मतलब एक क्वांटिटी जैसे हमें कम हो रही है तो सेकेंड क्वांटिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। आ रहा है समझ में आपको? इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो सेकंड भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज, मतलब एक क्वांटिटी कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो 15 स्टूडेंट को कितने नोटबुक्स दिए थे उन्होंने, 90। तो सेम आप देखो ना, स्टूडेंट जैसे कम हो रहे हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ नोटबुक्स भी कम हो रहे हैं कि नहीं आपके पास। मतलब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे है, सेम उसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स, बराबर है कि नहीं। अब आपको पूछा, समझो 15 स्टूडेंट्स को अगर 90 नोटबुक्स दिए तो कंसिडर करो कैसे हो सकता है, 12 स्टूडेंट्स को कितने देंगे, 10 स्टूडेंट्स को कितने देंगे, 5 स्टूडेंट्स को कितने देंगे। तो सेम उसी तरह से देखो ये 15 स्टूडेंट्स को उन्होंने दे दिए 90 नोटबुक्स, बराबर है कि नहीं। ये 15 अपॉन 90, ये देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 15, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने दिए, 90 दी। अब देखो वहां पे फिर से उन्होंने दिया है 12 स्टूडेंट्स को कितने नोटबुक्स दे दिए, 70 नोटबुक्स दे दिए, बराबर है। अब आपको पूछा है, समझो यहाँ पे देखो आगे 10 स्टूडेंट्स को कितने दिए उन्होंने, 60, 5 स्टूडेंट्स को कितने दे दिए उन्होंने, 30। अब आपसे पूछा कि एक स्टूडेंट को कितने देंगे, आपको समझ में आ रहा है, 1 स्टूडेंट्स को कितने नोटबुक देंगे। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जांपल दिया है मतलब क्यों दिया है, अगर सिंगल स्टूडेंट है तो उसको कितने नोटबुक्स देंगे। अब बहुत इजी, देखो 5 को जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, जब बढ़ रही थी क्वांटिटी तो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है कि नहीं, मतलब डिक्रीज हो रही, तो अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट देखेंगे। मतलब मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या है, डिवीजन। अब 5 को किससे डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, किससे डिवाइड करने, 5 5 जा 1, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1। तो इसी वजह से 30 को भी आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 6 जा 30, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्टूडेंट को कितने नोटबुक्स देंगे आप, 6 नोटबुक्स देंगे। आएगा समझ में आपके। अब सेम उसी तरह से आएगा समझ में, मतलब एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटीज आल्सो डिक्रीजेस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल जो कि आपके बुक में दिया है। देखो बच्चों, अब आपके पास एक एग्जांपल है, आपके बुक में भी दिया है। इफ एग्जांपल नंबर समझो फर्स्ट कंसीडर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने बाय यूजिंग द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सी इफ 10 पेन्स कॉस्ट, 10 पेन की कॉस्ट दी है 60 रुपीज आपके पास, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स। 10 पेन की कॉस्ट आपके पास दी है, 10 पेन की कॉस्ट 60 रुपीज दी, तो 13 पेन की कॉस्ट कितनी होगी हमें मालूम है, नो। देन लेट अस कंसिडर द, क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ, क्या निकालना है, 13 पेन्स। लेट अस कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज 100 रुपीज।
कितनी कंसिडर कर ली आपने कॉस्ट? लेट अस कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज ₹X। 13 पेन की कॉस्ट आपने कंसिडर कर ली ₹X। अंडरस्टैंड? अब आप लिखेंगे X यहाँ पे लिखेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी है? देखो कितनी पेन की कॉस्ट है वो ₹X। कितने पेन की कॉस्ट है? 13 पेन की कॉस्ट है, बराबर है कि नहीं? 13 पेन की कॉस्ट है ₹X। अब इसके आगे देखेंगे आप लोग, 13 पेन की कॉस्ट ₹X। अब आपको एग्जाम्पल में क्या गिवन दिया है? 10 पेन की कॉस्ट दी है ₹60। अंडरस्टैंड? देखो ₹60 कॉस्ट दी है 10 पेन्स की। देखो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नंबर ऑफ पेन्स नीचे आए हैं, नंबर ऑफ पेन्स उसकी कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन उसकी कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन उसकी कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन्स उसकी। 13 पेन की कॉस्ट हमने कंसिडर की है, हमें मालूम नहीं थी, हमने कंसिडर की है ₹X है, और 10 पेन की कॉस्ट ऑलरेडी दी है हमें एग्जाम्पल में। अब देखो आगे, बहुत ईजी है। X हम इसे ड्रिल किस तरह से करते हैं? X डिवाइडेड बाय 13, 60 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे 13 किस में है? डिवीजन में है। किस में है? डिवीजन। तो इस 13 को हम क्या करेंगे? आगे भेज देंगे, मतलब राइट साइड में भेज देंगे। तो ये 60 तो आगे जाते समय किस में जाएगा रे वो? देखो किस में जाएगा? जैसे यहाँ पे डिवीजन में है तो उसके अपोजिट साइड में, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, तो वो जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। देखो X डिवाइडेड बाय 13 था, तो 13 को आपने अपोजिट साइड में भेजा, तो यहाँ पे डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अपोजिट में गया मतलब गया मल्टीप्लिकेशन में। अंडरस्टैंड? अब देखो 60 इंटू 13 एंड इज इक्वल डिवाइडेड बाय 10, डिवीजन में का 10 जैसे। अब यहाँ पे क्या होता है? ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 0 कैसे कैंसिल? आपको 10 का टेबल आता है, 10 1 जा 10, 10 6 जा 16, हो गया डिवीजन यहाँ पे। तो ये 10 और 16, 10 1 जा 10, 1 रिमेनिंग रह गया, और ये 16। अब यहाँ पे क्या बचता है? X इज इक्वल टू 6 इंटू 13, 6 इंटू 13। तो आपको इनका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, वो हो जाता है आपके X पेन की कॉस्ट। X इज इक्वल टू देखो 13 6 जा आता है तो नहीं आता है, तो फिर आप 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 1 जा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये X इज इक्वल टू क्या आ गया? ₹78। आपने लिखा था लेट अस कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज ₹X। ₹X कितने पेन की कॉस्ट है? ₹X 13। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज ₹X, मतलब ₹78। एंड दिस इज अवर आंसर। देखिए एग्जाम्पल जिस तरह से आपने सॉल्व किया, अब सेम इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमें प्रैक्टिस सेट 37 में, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि इस लेक्चर में अभी इधर ही सॉल्व किए तो फिर क्या हो जाएंगे, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ये देखेंगे आगे के वीडियो में। आगे का वीडियो भी आपको देखना है, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 37।